So today I am going to do definite integration as limit of a sum. So let us start. Definite integration as limit of a sum. डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ अ सम. तो है क्या, नाम से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली हम फाइंड क्या करने वाले हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने वाले हैं किसी सम के लिमिटिंग वैल्यू के टर्म्स में. सो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पता करेंगे विदाउट यूजिंग एक्चुअल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किसी सम के लिमिटिंग वैल्यू के टर्म्स में. तो चलो देखते हैं कि है क्या. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ x dx. तो इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ x dx रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस. तो बेसिकली हमको एरिया फाइंड करना है. तो समझने के लिए मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया. मान लिया कि एक कोई फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू f ऑफ x को. मैंने यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है. मैं काफी स्ट्रेस देके इस पे बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कुछ चीजें मैटर करेंगी. तो मान लिया कि ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है. तो फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. इसका मतलब मुझे इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो अब इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे पता करेंगे. तो एरिया पता करने के लिए अभी तक मेरे पास इर्रेगुलर ज्योमेट्री का एरिया तो पता नहीं है. तो हम करते क्या है कि इसको h बिट वाले n अलग अलग स्ट्रिप्स में ब्रेक करते हैं और फिर इन सारे स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे और फिर इन सारे स्ट्रिप के एरिया का जो सम हो जाएगा वही इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया आएगा, जो कि इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ x dx को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो चलिए देखते हैं. तो अब अगर मैंने इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है, सबका विड्थ क्या है, सबका विड्थ मैंने h लिया है, सबका विड्थ मैंने h लिया है. तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे को अब इस टाइप के डायग्राम का भी एरिया पता नहीं है. इसका एरिया क्या है मेरे को अभी मालूम नहीं है. तो एरिया कैसे पता करेंगे, तो एरिया हम इसका पता कर सकते हैं. ये एक रेक्टेंगल है, मेरे को मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ या फिर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ. तो देखते हैं कि इस रेक्टेंगल की हेल्प से मैं कैसे स्ट्रिप का एरिया लिखूंगा और फिर सारे स्ट्रिप का सम निकालूंगा जो कि इसको रिप्रेजेंट करता होगा. तो चलिए कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि ये कोई जनरल स्ट्रिप है. नाम दे दिया मैंने A B C D. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब पॉइंट्स क्या होंगे. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा a प्लस एच, ऑब्वियसली ये होगा a प्लस 2h. ऐसे मान लीजिए कोई जनरल स्ट्रिप है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है a प्लस आर एच. इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखिए पहले स्ट्रिप पे लिखा हुआ a प्लस 0h, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h एंड सो ऑन. तो बताओ ये nth स्ट्रिप पे ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h. ऑब्वियसली ये होगा a प्लस n h. तो चलिए देखते हैं, ये कोई जनरल स्ट्रिप दिया मैंने. अच्छा कुछ चीजें और कि अगर ध्यान से देखो तो b माइनस a जो होगा ये इस पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अब ये पूरा लेंथ होगा कितना n इंटू एच के, क्योंकि h प्लस h अप टू n टाइम्स रिप्रेजेंट करेगा उस पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. तो चलिए अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD. तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पता करूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या होना चाहिए, इसका विड्थ होगा कितना h. लेंथ क्या होना चाहिए. अब लेंथ का मतलब मुझे AC पता करना है. AC के लिए अगर आप ध्यान से देखो पॉइंट A का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस आर एच एक्स कोऑर्डिनेट है. और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन पे ही है तो इसका फंक्शनल वैल्यू इस पे ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट. तो a प्लस आर एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस आर एच ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है. तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस AC
इस पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट होगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, f ऑफ a प्लस आर एच को। तो ये मैंने क्या लिखा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इस स्ट्रिप का एरिया नहीं लिखा है मैंने, इस रेक्टेंगल का एरिया लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वो एक्चुअल एरिया से कम आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो ये जो होगा वो एक्चुअल एरिया से ज्यादा आ रहा होगा। चलिए वो अपना भी कंसर्न नहीं है। तो अभी मैं लिखने वाला हूं सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। तो इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम मैं लिखने वाला हूं। तो पहला रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से देखें तो पहला रेक्टेंगल ये होगा। अभी इस रेक्टेंगल का एरिया होगा विड्थ h सबके लिए सेम है, f ऑफ a पर जो फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि मैंने ये छोटा वाला रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे, प्लस सेकेंड वाले के लिए h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। इसी तरीके से अगर मैं जनरल स्ट्रिप की बात करूं तो जनरल स्ट्रिप पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये होगा h इंटू इसका एरिया a प्लस आर एच। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट में बात करूं तो लास्ट में मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, वेयर r इज रनिंग फ्रॉम 0 to n minus 1, a plus 0h, a plus 1h। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा मैंने, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। क्या ये इंटीग्रेशन a to b f of x dx के इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये जो भी एरिया होगा वो एक्चुअल एरिया से कम आ रहा होगा, जो भी एरिया है वो एक्चुअल एरिया से कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज क्या होगा, ये इससे छोटा होगा। तो अब ये तो मैंने सम के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ लिमिट लेना पड़ेगा तभी तो जाके इसके इक्वल होगा। तो अब वो लिमिट क्या होगा वो समझते हैं। तो वो समझने के लिए मैं एक डायग्राम को इनलार्ज करता हूँ। मान लिया कि अपना कोई जनरल स्ट्रिप है, मान लिया कुछ देर के लिए कि ये अपना कोई जनरल स्ट्रिप है। तो हमने फाइंड क्या किया था, हमने ये एरिया फाइंड किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑब्वियसली ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये स्ट्रिप का एरिया नहीं है। तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, सोचो कि अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप डबल कर दूं, इतना एरिया बच रहा था, अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप डबल किया तो अपने आप ही ये इतना एरिया को और इंक्लूड किया, मतलब पहले एरर ज्यादा था, अभी अगर मैंने नंबर ऑफ स्ट्रिप डबल किया तो एरर थोड़ा कम हो गया। फर्दर अगर मैं फिर से नंबर ऑफ स्ट्रिप डबल करूं तो इस केस में इतना एरिया और इंक्लूड होगा। तो मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं स्ट्रिप्स को बढ़ाते जा रहा हूं तो एरर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ऐसे अगर मैं स्ट्रिप नंबर ऑफ स्ट्रिप अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो उस केस में अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप इनफाइनाइट किया तो इस केस में जो भी एरिया होगा वो स्ट्रिप के पास आने लगेगा, स्ट्रिप के एरिया के पास आने लगेगा। तो कहने का मतलब अगर मैंने इस सम पे n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा दिया तो जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीग्रेशन a टू b f of x dx को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दैट मींस अगर मैं बात करूं लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx के। तो यही क्या है, ये लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। अच्छा, तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं रेक्टेंगल ऐसे भी फाइंड कर सकता था, इससे रेक्टेंगल का एरिया, तो ये जो भी एरिया आता है वो एक्चुअल एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल लूंगा तो बड़ा वाला रेक्टेंगल लूंगा तो इसका मतलब इसमें हाइट चेंज हो जाएगा। लेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरू होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, फिर ऐसे लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो इसका मतलब मैं बड़े वाले रेक्टेंगल की तरफ भी जा सकता था। मींस अगर मैं बात करूं लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। तो इसका मतलब ये डायग्राम से तुमको ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि ये मैंने क्या किया, बड़े वाले रेक्टेंगल इसका यूज किया। तो इसका मतलब मैं इधर से कुछ शुरू कर रहा था, इस रेक्टेंगल के एरिया लिखा, फिर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स डबल किया, फर्दर डबल किया, फिर मेरे को दिखा कि ये अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप इनफाइनाइट कर दूं तो जो भी एरिया होगा वो इस स्ट्रिप के एरिया के पास जाने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से मेरे को एक जरूरी चीज, अब ये सब चीजें जेई में नहीं पूछा जाता,
आईडी के लिए जो जरूरी है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो है यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे को दिखा था कि r इक्वल्स टू 0 to n-1 h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच is less than integration a to b f of x dx is less than limit r equals to 1 to n h into f of a plus r h। क्योंकि अगर आप ध्यान देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगा तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई ना कोई अगर मैं फाइनाइट वैल्यू लिया, मतलब 1000 10,000 1 लाख तो कुछ भी ले लिया, तो ये जो भी एरिया आएगा वो एक्चुअल एरिया से कम आ रहा होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ मैंने छोटे वाले रेक्टेंगल का यूज किया था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बड़े वाले रेक्टेंगल मींस ये जो भी एरिया आएगा, यहाँ से जो भी एरिया आएगा वो एक्चुअल एरिया से ज्यादा आ रहा होगा। इस पर बेस्ड एडवांस में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों को भनक भी नहीं लगा कि ये क्वेश्चन लिमिट एंड सम से कन्वर्ट सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।